बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी साथ साथ कर रहे होंगे, क्योंकि अभी आप लोग का एग्जाम का बहुत कम समय बचा हुआ है। तो ज्यादा से ज्यादा जितना टाइम हो सके आप लोग पढ़ाई पे दीजिए, ठीक है ना। ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी करने का भी टाइम नहीं है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई पे टाइम दीजिए। 7 घंटे 8 घंटे जो भी आपके पास टाइम है, सोने खाने के अलावा कुछ भी करने के अलावा 7 8 घंटे कम से कम पढ़ाई पे देना है, ठीक है ना। तभी जाके एग्जाम अच्छा जाएगा, बोर्ड का एग्जाम क्लियर होगा आप लोग से। बोर्ड का एग्जाम है सामने, क्लास 10th वालों को सीबीएसई या हो या बिहार बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड वालों का भी होगा, बाकी सारे स्टेट बोर्ड वालों का। अभी तो सीबीएसई और बिहार बोर्ड का आगे पीछे ही है। सीबीएसई का 16 फरवरी से है और बिहार बोर्ड का 17 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट है। तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग फार्मूला को देख रहे हैं। फार्मूला सीट इससे पहले एक लेक्चर हम डाल चुके हैं, जाके देखिएगा। उसमें रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का फार्मूला पूरा एक जगह कंपाइल करके हम समझा दिए हैं, बता दिए हैं। और इस सेशन में, आज के सेशन में, आज के लेक्चर में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का जितने भी फार्मूलाज होंगे उसको देखेंगे, ठीक है। उसको समझेंगे, ज्यादा डिटेल में हम लोग नहीं समझेंगे, ये क्विक रिवीजन है, ठीक है ना। जल्दी जल्दी रिवीजन फार्मूला का हम लोग करेंगे, समझेंगे और दिमाग में सेट करेंगे। क्योंकि रिवीजन अगर नहीं रहेगा फार्मूला का, फार्मूला याद नहीं रहेगा, दिमाग में सेट नहीं रहेगा, तो न्यूमेरिकल बेस्ड जो भी आएगा हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है। न्यूमेरिकल भी ज्यादा वेटेज रखता है फिजिक्स के क्वेश्चन में, ठीक है ना। इसलिए ज्यादा से ज्यादा फार्मूला रिवीजन कीजिए। हम अभी बताएंगे, अच्छे से दिमाग खोल के सुन लेना है, समझ लेना है, दिमाग में सेट कर लेना है, ठीक है ना। उसके बाद कोई दिक्कत ही नहीं होगी आप लोग को। बस एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, फार्मूला याद रहेगा, फार्मूला पर वैल्यू पुट कीजिएगा और आंसर सामने रहेगा आप लोग का, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। उससे पहले हम अपना थोड़ा सा अपने बारे में बता देते हैं। मेरा नाम आतिफ रजा है। हम यहाँ गाइड टू सक्सेस प्लेटफॉर्म पे कोई भी साइंस रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे, चाहे वीडियोस होंगे, आप लोग के लिए हम लाते रहेंगे, ठीक है ना। चलिए आइए देखते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी का आज हम लोग लेने वाले हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मूला सीट लेने वाले हैं, क्लास 10th वालों के लिए फिजिक्स का है, ठीक है। न्यूमेरिकल, जिससे आप लोग के लिए सोल्व होने में आसानी होगा, ज्यादा से ज्यादा अच्छे से समझ लीजिएगा। तो ठीक है, पहला फॉर्मूला क्या है, चार्ज का है। पहला फॉर्मूला चार्ज का है। चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है, एन। चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। क्यू इज इक्वल टू एन होता है, जहाँ क्यू होता है नेट चार्ज। क्यू को क्या बोलते हैं, नेट चार्ज बोलते हैं। एन को क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है ना। ई को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बोलते हैं। पूरा क्लियर हो गया। ज्यादा नहीं समझ आ पाएंगे हम लोग, क्योंकि टाइम अभी नहीं है। आप लोगों को भी टाइम बहुत कम है, ज्यादा हमको बस 10 मिनट 15 मिनट टाइम आप हमको दीजिए, अच्छे से फॉर्मूला पूरा समझा देंगे। और आप लोग भी बाकी जो भी सब्जेक्ट पे ध्यान देना, फोकस करना, इसके बाद दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा बेहतर आप लोग को समझाने की कोशिश करेंगे। दूसरा फॉर्मूला क्या है हम लोग का, करंट। करंट क्या है, विद्युत धारा। करंट को आई से डिनोट करते हैं। आई इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन टाइम या चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है ना। क्यू बाई टाइम, चार्ज कितना फ्लो कर रहा है, फ्लो ऑफ चार्ज को करंट बोलते हैं। लेकिन उसका फॉर्मूला आ जाता है क्या, चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज अपॉन टाइम क्यों हुआ, टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। चार्ज कितना फ्लो कर रहा है, चार्ज कितना बह रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक ना। 1 सेकेंड में कितना चार्ज, 1 मिनट में कितना चार्ज फ्लो किया, इसलिए उसका फॉर्मूला बनता है चार्ज अपॉन टाइम, जहाँ आई का मतलब है करंट, टी का मतलब है टाइम, क्यू का मतलब है चार्ज, ठीक है ना। एसआई यूनिट ऑफ करंट होता है, एसआई यूनिट ऑफ आई या एसआई यूनिट ऑफ करंट, इसको क्या बोलते हैं, एम्पियर। एम्पियर को ए से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। यहाँ हम लोग छूट गया था, लेकिन इसको भी समझ लीजिए। एसआई यूनिट ऑफ क्यू क्या होता है, एसआई यूनिट ऑफ क्यू मतलब एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज इक्वल टू कुलॉम होता है। कुलॉम को सी से डिनोट करते हैं। एसआई यूनिट ऑफ आई होता है इज इक्वल टू एम्पियर, ए से डिनोट करते हैं एम्पियर को। तीसरा फॉर्मूला हम लोग का क्या है, वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला अब हम लोग देख लेंगे। वोल्टेज को वी से, कैपिटल वी से डिनोट करते हैं। वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। डब्ल्यू क्या है, जहां डब्ल्यू वेयर इज, डब्ल्यू इज वर्क, क्यू इज चार्ज। वी इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज, ठीक है ना। कितना वर्क कर रहा है चार्ज के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। वी वोल्टेज, डब्ल्यू वर्क, क्यू हो जाएगा हमारा चार्ज। वोल्टेज का फॉर्मूला क्या आ गया, वर्क अपॉन चार्ज। एसआई यूनिट ऑफ वोल्ट, वोल्टेज का क्या होता है, एसआई यूनिट वोल्ट होता है, जिसको स्मॉल वी से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। एसआई यूनिट ऑफ वर्क क्या होता है, जूल होता है, जिसको कैपिटल जे से डिनोट करते हैं। एसआई यूनिट ऑफ वोल्ट हो गया, वोल्टेज हो जाएगा वोल्ट, एसआई यूनिट ऑफ वर्क हो जाएगा जूल, ठीक है ना। अगले फॉर्मूला देख लेते हैं हम लोग, ओम्स लॉ। बहुत अच्छा टॉपिक है, इसमें आपको सब्जेक्टिव भी आता है, ऑब्जेक्टिव भी आता है और न्यूमेरिकल भी आता है इसमें, ठीक है ना। बहुत अच्छा टॉपिक है, पॉइंट है, इसको अच्छे से आप लोग क्लियर करके जाइएगा। सब्जेक्टिव के लिए भी पढ़ के जाइएगा, बहुत हॉट टॉपिक है, एग्जाम में आता भी है, ठीक है।
ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ के बारे में देख लेंगे। ओम्स लॉ का फॉर्मूला है V इज इक्वल टू आई आर, जहां V क्या है वोल्टेज है, I क्या है करंट है, R है रेसिस्टेंस। V इज इक्वल टू आई आर, V है वोल्टेज, I है करंट, R है रेसिस्टेंस। ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस होता है ओम, ठीक है ना। ओम को इससे डोनेट करते हैं, ओम का ये है डिनोशन, जिसको डिनोट करते हैं इस वैल्यू से, ठीक है ना, समझ में आया। अब 5 में क्या है रेसिस्टेंस डिपेंडेंसी। ओम्स लॉ आप लोग समझ लीजिए, ओम्स लॉ का कहाँ से आया, तो ओम होता है ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस मतलब प्रतिरोधक, बिहार बोर्ड वालों पढ़ते हैं रेसिस्टेंस को प्रतिरोधक, ठीक है ना। लेकिन आप लोग को चिंता नहीं करना है, बिहार बोर्ड वालों चाहे स्टेट बोर्ड वालों, आप लोग हिंदी में पढ़ते होंगे या सीबीएसई वाले इंग्लिश में पढ़ते हैं। फर्क बस यही है कि वो लोग हिंदी में पढ़ता है, ये लोग सीबीएसई वाले इंग्लिश में पढ़ते हैं, आप लोग हिंदी में पढ़ते हैं। लेकिन फॉर्मूला जो है हर बोर्ड का सेम है। क्या सेम मतलब यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस रहता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट रहता है, कोई कोई वैल्यू रहता है या कोई कोई डिनोशन रहता है। जैसे वोल्ट को V से डिनोट किए, आप लोग भी पढ़ते हैं, इंग्लैंड में कोई बच्चा पढ़ रहा है वो भी पढ़ता है। करंट को I से कर रहे हैं डिनोट तक, करंट को I हम लोग भी पढ़ रहे हैं, करंट को I लंदन में कोई बच्चा है वो भी पढ़ रहा है, ठीक है ना। ये सब यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, यूनिवर्सल वैल्यू होता है, इसके लिए डरने की बात नहीं है। हिंदी में भी आप लोग पढ़ते होंगे, तो यहाँ पे चार्ज को क्यू ही बोलते होंगे, वहां पर क्यू एनसीईआरटी में आप लोग क्यू ही लिखा होगा, इज इक्वल टू एन ही लिखा होगा, ठीक है ना। भले हिंदी में चार्ज को आवेश बोलते हैं, उसके बाद लेकिन डिनोशन जो है डिनोट किया जाता है क्यू इज इक्वल टू एन ही। फॉर्मूला आप लोग इंग्लिश में ही पढ़ते हैं, इसलिए फॉर्मूला ये जो अब सेशन चल रहा है इस हर बोर्ड के बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है, और हर बोर्ड के बच्चों के लिए एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए हम लोग कहाँ थे, रेसिस्टेंस डिपेंडेंसी। अब रेसिस्टेंस किन पे डिपेंड करता है हमको देखना है, किस पे निर्भर करता है रेसिस्टेंस, प्रतिरोधक किस पे निर्भर करता है उसको देखते हैं, उसका फॉर्मूला देखते हैं। R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, ठीक है ना। इसको रो बोलते हैं, बोला जाता है जैसे अल्फा बीटा गामा डेल्टा जो भी होता है ना, वैसे ही भी एक साइन है, इसको रो बोलते हैं। लेकिन इसको इसका नेम है रेसिस्टिविटी, रो बोलते हैं इसे बोलने में, इसका साइन को रो बोलते हैं, लेकिन इसका नेम है रेसिस्टिविटी फॉर्मूला में, ठीक है ना। फॉर्मूला में इसको रेसिस्टिविटी बोलते हैं। आर तो हम पता है रेसिस्टेंस हुआ, एल क्या है यहाँ पे लेंथ ऑफ वायर, एल है लेंथ ऑफ वायर की, लेंथ ऑफ वायर में कितना लेंथ है वायर का जिसमें रेसिस्टेंस काम कर रहा है, ठीक है ना। ये क्या है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर, यहाँ एरिया कितना वायर का कितना क्रॉस सेक्शनल एरिया लिया हुआ है रेसिस्टेंस, उसको उस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो किस पे रेसिस्टेंस डिपेंड करता है, लेंथ पे, एरिया पे और रेसिस्टिविटी पे, समझ में आया। रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू रो इंटू रो सही एल अपॉन ए, समझ में आया। लेंथ ऑफ वायर पे डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर पे डिपेंड करता है। ये आपका सब्जेक्टिव शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में भी आ सकता है कि रेसिस्टेंस किन पे डिपेंड करता है, किन पे निर्भर करता है, प्रतिरोधक किन पे निर्भर करता है। तो आप लोग बता सकते हैं लेंथ ऑफ वायर पे डिपेंड करता है, निर्भर करता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर पे भी निर्भर करता है, ठीक है ना। जहाँ रो को रेसिस्टिविटी बोलते हैं, आर को रेसिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। अब एसआई यूनिट पर भी आ जाता है। एसआई यूनिट ऑफ लेंथ क्या होता है, मीटर, जिसको स्मॉल एम से नोट करते हैं, ठीक है ना। एसआई यूनिट ऑफ एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर, जिसको एम स्क्वायर से भी डिनोट करते हैं, स्मॉल एम स्क्वायर से। एसआई यूनिट ऑफ रो क्या हुआ, रेसिस्टिविटी, रो नहीं हुई रेसिस्टिविटी यहाँ बोल सकते हैं इसको। एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू ओम मीटर होता है। ओम का साइन क्या है, ये है, और मीटर का स्मॉल एम होता है। तो ओम मीटर हो गया, चाहे इंग्लिश में चाहे हिंदी में बोल सकते हैं ओम मीटर, समझ में आया इतना, ठीक है ना। अब अगला देखते हैं फॉर्मूला क्या है, सीरीज समझ से पढ़े होंगे आप लोग, लेकिन अभी फॉर्मूला सिर्फ देखना है। सीरीज क्या, रेसिस्टेंस इन सीरीज, रेसिस्टेंस को अगर सीरीज में जोड़ते हैं तो उसका अलग फॉर्मूला होता है, रेसिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ते हैं तो उसका अलग फॉर्मूला होता है। श्रेणी क्रम, हिंदी वालों श्रेणी क्रम श्रृंखला बोलते हैं सीरीज को, और पैरेलल को क्या बोलते हैं, पार्श्व क्रम, ठीक है ना। बिहार बोर्ड वाले आप लोग पढ़े होंगे हिंदी में कि सीरीज को क्या बोलते हैं, श्रेणी क्रम श्रृंखला बोलते हैं, और पैरेलल सीरीज को क्या बोलते हैं, पार्श्व क्रम श्रृंखला, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला देखते हैं। रेसिस्टेंस इन सीरीज का क्या फॉर्मूला है, आर एस इज इक्वल टू, आर एस मतलब सीरीज हो गया, यहाँ पे छोटा सा एस दिया जाता है स्मॉल एस, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। रेसिस्टेंस इन सीरीज का फॉर्मूला है R1 प्लस R2 प्लस R3। आर एस क्या है यहाँ पे, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, आर एस को क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस इन सीरीज में करंट रिमेन सेम, करंट सब में सेम रहता है, सभी रेसिस्टेंस में करंट सेम रहता है। अगर रेसिस्टेंस को
सीरीज में जुड़े हुए हैं लाइन से, ठीक है ना, तो उसमें करंट सेम बहेगा, करंट सेम फ्लो करेगा, लेकिन वोल्टेज डिवाइड होगा। वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज डिवाइड करता रहता है, ठीक है ना, वोल्टेज सेम नहीं रहता है, करंट सेम रहता है। ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में या फिर सब्जेक्टिव में भी आ सकता है, अच्छे से इसको देख लेना है। फर्क थोड़ा सा डिफरेंस है पैरेलल में। पैरेलल की क्या बोलते हैं, पार्श्व क्रम, ठीक है ना, लेकिन इसको क्या है, रेसिस्टेंस इन पैरेलल। रेसिस्टेंस को हम लोग पैरेलल में ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो क्या है उसका फॉर्मूला है, उसको देख लेते हैं। 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है ना। ठीक उसका उल्टा है, लेकिन रेसिप्रोकल में आ गया है, 1/, में आ गया है, 1/, में आ गया है। 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसका फीचर्स देख लेते हैं। पैरेलल रेसिस्टेंस का क्या फीचर्स है, ठीक है ना। करंट डिवाइड्स, इसमें करंट डिवाइड करता है। अगर किसी रेसिस्टेंस को पैरेलल में हम लोग ऐड किए हैं, जोड़े हैं, पैरेलल में एक साथ रखे हुए हैं पैरेलल में, तो उसमें करंट डिवाइड करता है, करंट बढ़ जाता है, लेकिन वोल्टेज रिमेन सेम। वोल्टेज इसमें सेम है, लेकिन समझिएगा बात, सीरीज में क्या था हमारा, रेसिस्टेंस इन सीरीज में करंट रिमेन सेम था, करंट सेम था, हर रेसिस्टेंस करंट सेम था, वोल्टेज डिवाइड कर रहा था। वहीं पैरेलल में हमारा करंट डिवाइड कर रहा है, वोल्टेज सेम है, वोल्टेज सेम है, यही थोड़ा सा अंतर है, पूछा जाएगा, ठीक है ना, कि क्या क्या अंतर है। तो वोल्टेज सेम रहता है, इसमें करंट। चलिए हम लोग इतना तो फार्मूला आप देख लिए, अब अगला फार्मूला देखते हैं। अगला फार्मूला क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का, एनर्जी का है। बहुत अच्छा फार्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप लोग को रिलेट करके पढ़ना है। एनर्जी और पावर को रिलेट करके हम लोग को पढ़ना है। 8वां फार्मूला है एनर्जी का, जिसको ई से डिनोट करते हैं एनर्जी को। 9वां फार्मूला है पावर का, जिसको पी से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। दोनों को मर्ज करके थोड़ा सा फार्मूला बना हुआ है, एक दो उसको समझ लेंगे आगे, ठीक है ना। तो पावर एनर्जी का फार्मूला पहले देख लेते हैं। एनर्जी का फार्मूला आता है VIT, ठीक है। एनर्जी इज इक्वल टू होता है VIT, V वही है, वोल्ट है, I करंट है, T टाइम है, ठीक है ना। अगला फार्मूला इसी को डिराइव करके आगे बढ़ा के ओम्स लॉ से डिराइव होता है, ठीक है ना। E इज इक्वल टू बनता है I² RT, फिर E इज इक्वल टू बनता है V² R इंटू T, ठीक है ना। E इज इक्वल टू पहला फार्मूला VIT है, V यहाँ पर वोल्ट है, I क्या है, करंट है, T टाइम है। ओम्स लॉ जो होता है V इज इक्वल टू IR वही आ गया है, I²R। बोलिएगा V के जगह पे IR आ गया, ओम्स लॉ समझ गए, लेकिन I² क्यों हो गया, क्योंकि एक I तो यहाँ पे है, एक I पहले से मौजूद था, यहाँ पे पहले से अवेलेबल था, इसलिए IR आया ओम्स लॉ से, V इज इक्वल टू IR। लेकिन एक I पहले से था, I² हो गया, दो I मिलके मल्टीप्लाई हुआ, तो इसलिए I² हो गया, और T तो पहले से था ही, समझ में आया, T पहले से था ही। छोटा सा हम बता देते हैं कैसे आया। V इज इक्वल टू IR होता है, ओम्स लॉ अभी पीछे पढ़ाया है फार्मूला, ठीक है ना, इसी को रिलेट करके एक फार्मूला बन जाता है। फिर आगे फर्दर डिराइव करके बनता है क्या फार्मूला, V²/RT, ठीक है ना। सेम उसी तरह पावर का फार्मूला है, पावर को P से डिनोट करते हैं। पावर का पहला फार्मूला क्या है, VI, P इज इक्वल टू VI, ठीक है ना। VI को भी आगे डिराइव करेंगे, आगे फर्दर डिराइव करेंगे। P इज इक्वल टू हो जाता है I²R फिर कहाँ से आ गया, ये भी तो वही आ गया ना। V इज इक्वल टू IR क्या होता है, ओम्स लॉ, फ्रॉम ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू IR आया, लेकिन I² क्यों हो गया, एक I पहले से मौजूद था, यहाँ पे पहले से अवेलेबल है, I था पहले से, फिर दो I मिला, I² हो गया, फिर P इज इक्वल टू V²/R हो गया, फिर इसी को फर्दर आगे डिराइव किए हैं तो V²/R हो गया, ठीक है ना। ये सब पहले ही आप लोग बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, अभी टाइम नहीं, अभी हम लोग को क्विक रिवीजन करना है, जल्दी से जल्दी सारा फार्मूला रिवीजन करना है, जल्दी से जल्दी आप लोग को दिमाग में सेट करना है। कम से कम फार्मूला सेट रहेगा तो पूरा न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे, बस वैल्यू पुट कर देना है फार्मूला पे, आंसर आप लोग को सामने रहेगा, ठीक है ना। डिटेल लेक्चर लेने के लिए, डिटेल में पढ़ने के लिए अभी समय नहीं है, अभी ज्यादा से ज्यादा आप लोग को ये क्या है, समरी मान लीजिए, चाहे माइंड मैप मान लीजिए, माइंड मैप सीरीज जैसा टाइप का ये है, ठीक है ना। 2 वीडियो में तो हम लोग आपको पूरा समझा दिए हैं। आगे देखते हैं, आगे एक और पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम, W/T। जितना पावर क्या होता है, पावर कितना तुम्हारे पास काम करने की क्षमता है, ठीक है ना, वही ना होता है भाई, तुम्हारे पास कितना पावर है। कोई बोल देता है बोलचाल की भाषा में, तुम्हारे पास कितना दम है, दम दिखाओ। तो दम के दिखाने का मतलब क्या हुआ कि कितना कम समय में, टाइम के रिलेशन में कितना काम कर सकते हैं, यही ना हुआ, नहीं ना पावर बोलते हैं। वर्क अपॉन टाइम क्यों हुआ,
कितना काम कर सकते हो तुम कितना कम समय में, टाइम में, ठीक है ना। इसलिए इन्वर्सली में भी टाइम है, वर्क अपॉन टाइम, समझिएगा इसको, ठीक है ना। उसके बाद एनर्जी के फॉर्म में, अगर एनर्जी के फॉर्म में कोई क्वेश्चन आ जाए एनर्जी बताने के लिए, कोई होता है ना कितना पावर है तुम्हारे में, कितना एनर्जी है बता, तो कितना एनर्जी क्या होगा, एनर्जी का फॉर्म में अगर फॉर्मूला है तो एनर्जी अपॉन टाइम हो जाएगा। अगर क्वेश्चन आया आपको वर्क के फॉर्म में, वर्क वर्क दे दिया हुआ और पावर पूछ रहा है, तो वर्क अपॉन टाइम के फॉर्मूला पुट कर दीजिएगा। और कहीं एनर्जी दे दिया है और पावर पूछ रहा है, तो P इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम हो जाएगा, ठीक है ना। इतना बात क्लियर, बस ये दो फार्मूला अच्छा फार्मूला है। और उसके बाद ये सब तो रिमेम्बर करने वाला है, उतना भी एक ही रिमेम्बर करना है, P इज इक्वल टू वी आई, बाकी तो सब ओम्स लॉ से डिराइव हो गया है। उसी में एनर्जी को भी एक फार्मूला याद करना है, E इज इक्वल टू वी आई टी, बाकी तो दो फार्मूला ओम्स लॉ से ही डिराइव हो गया है। ऐसा यूनिट देख लेंगे, ऐसा यूनिट क्या होता है पावर का, ऐसा यूनिट पावर का होता है वाट, जिसको कैपिटल W से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। ऐसा यूनिट ऑफ पावर क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। 1 किलोवाट आवर क्या होता है 3.6 इंटू 10⁻⁻6 जूल। ये सब ये भी यूनिवर्सल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल वैल्यू है। ये नहीं कि हम लोग इंडिया में कुछ और वैल्यू पढ़ रहे हैं इसको और अमेरिका में बैठा बच्चा कुछ और पढ़ रहा है, ठीक है ना। हम लोग बिहार में ही रह के, चाहे कहीं भी रह के, मुंबई में रह के, इंडिया में कहीं किसी कोने में आप पढ़िएगा 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁻6 जूल। यही सेम वैल्यू हमारे जापान में पढ़ने वाले बच्चे भी यही यूज करते हैं, इसी को यूज करके एग्जाम में एग्जाम देते हैं, एग्जाम देकर रिजल्ट लाते हैं, ठीक है ना। और न्यूमेरिकल बनाते हैं आप लोग जैसे, ठीक है। तो इतना फार्मूला था हम लोग को क्लास 10th के फिजिक्स में, ठीक है। पहला वीडियो आप लोग जाके अपलोड हो चुका है, देख लीजिएगा, रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, जिसमें उसमें जितना भी फार्मूला एक जगह है एक वीडियो में, और करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक फार्मूला एक वीडियो में, जितना भी फार्मूला आ सकता था, जो इतना एक चैप्टर में जितना भी फार्मूला था एक वीडियो में लाने का कोशिश किया गया है। और पूरा वीडियो में आपको फार्मूला मिल जाएगा, अच्छे से आप लोग देखिए, समझिए और दिमाग में सेट कर लीजिए, और जाके अच्छे से एग्जाम में जो भी न्यूमेरिकल है इसको फार्मूला को पुट कीजिएगा, वैल्यू को पुट कीजिएगा फार्मूला में, और आंसर आपका सामने रहेगा। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव इसमें बहुत सारा है, जैसे ये सब कहीं एनर्जी का आपको दे देगा, डिफाइन कीजिए एनर्जी को, तो एनर्जी को ई से डिनोट करते हैं, पहले लिख दीजिएगा, उसमें ये सब फार्मूला को भी लिख दीजिएगा, तो आपका सब्जेक्टिव का काम चल जाएगा, ठीक है। एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, इसी को अच्छे से वर्ड्स में लिख दीजिएगा तो सब्जेक्टिव वाला शॉर्ट आंसर के क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव आपका इससे क्लियर है, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट मेरे तरफ से, थैंक यू सो मच हमको सुनने के लिए। और कोई सजेशन हो तो आप लोग बहुत अच्छे से वेलकम है आप लोगों का, आप लोग सजेशन कोई देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।